अज़ां 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 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ऐलान के बाद आप तमाम ने कौमी यकजहती इस तिरंगा रैली को आपने लाखों की तादाद में शिरकत करके इसको कामयाब किया। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तमाम अपनी मुल्क की और सरजमीन दखन की तारीख से वाकिफ हैं। 17 सितंबर को ऑपरेशन पोलो हुआ, जिसको पुलिस एक्शन भी कहा जाता है, और उसके बाद सरजमीन दखन पर निज़ाम दखन की हुकूमत का खात्मा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद और पूरी रियासत हैदराबाद हमारे वतन अजीज भारत का हिस्सा बन गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने यह ऐलान किया कि हम इसको एकजहती के दिन पर के तौर पर मनाएंगे, और जिन्होंने न हैदराबाद की आज़ादी में न जद्दोजहद में अपना पसीना तक नहीं बहाया, वो इसको लिबरेशन डे के तौर पर ऐलान करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको तारीख में लेकर नहीं जाना चाहता, सिर्फ चंद अहम बातें बताना चाहूंगा। यकीनन हम तमाम को फख्र है और खुशी है कि हैदराबाद हिंदुस्तान और भारत का हिस्सा बना। निजाम की हुकूमत थी, मगर निजाम की हुकूमत कोई जमहूरी हुकूमत नहीं थी। निजाम की हुकूमत जागीरदारों के ऊपर मुश्तमिल थी। निजाम की हुकूमत में चंद मुट्ठी भर दौलतमंद जागीरदार थे, जिनके पास हजारों लाखों एकड़ जमीन थी। उनकी हुकूमत थी, कोई जमहूरी हुकूमत नहीं थी, ना कोई दस्तूर था, ना अवाम को कोई हुकूक थे जैसा आज हमारे पास बाबा साहिब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। जो लोग इसको लिबरेशन डे का नाम देते हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूं कि आप तमाम लोग झूठे हैं। आपने हैदराबाद की आजादी में अपना पसीना तक नहीं बहाया, और हकीकत यह है कि उस वक्त के गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने आवाम से अपील की थी कि वो 26 सितंबर यानी 17 सितंबर को नेशनल थैंक्स गिविंग डे मनाए, यानी कौमी शुक्रिया का दिन मनाए। और राजगोपालाचारी साहब ने कहा कि हम तमाम को मिलकर इस मुल्क को, इस जगह को ऐसी ताकतवर जगह बनाना चाहिए जहां पर अवाम खुश रह सके। ये गवर्नर राजगोपालाचारी ने कहा था
कि इसको शुक्रिया का दिन मनाना चाहिए। वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मानती है कि निजाम की हुकूमत जरूर थी, मगर क्या निजाम की हुकूमत, निजाम हुक्मरान थे तो क्या हैदराबाद भारत से अलग था? हैदराबाद भारत से जुड़ा हुआ था। यकीनन सबसे बड़ी रियासत एक जागीरदार या एक बादशाह की थी। 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर निजाम की हुकूमत थी। तो 1,60,00,000 की आबादी थी, जिसमें 90% हमारे हिंदू भाई थे और 10% मुसलमान थे। मगर यह बोल देना कि 10% खुश नहीं थे क्योंकि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना, इससे बढ़कर झूठ कोई और नहीं हो सकता। मैं आज इस जलसे में खड़े होकर इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि ये जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हमारी लड़ाई सियासी है और सियासी रहेगी। हमको उस वक्त भी अटूट भरोसा था भारत के आईन पर, संविधान पर, और आज भी है और कल भी रहेगा। जिन लोगों के दिलों में इस तरह की बातें पैदा होती हैं, मैं इनके ताल्लुक से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप जाकर अपने दिमाग का इलाज करा लो। हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, सरजमीन दक्कन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, बीजेपी आरएसएस से हमको कोई तुम्हारी वफादारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुम अपना कागज सर्टिफिकेट लेकर कचरे की कुंडी में डाल दो, हमारे पास उसकी कोई कीमत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रजवी की वारिस नहीं है, ये अब्दुल वाहिद ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है तो तुर्रेबाज खां से, मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से है। ये वो मौलवी अलाउद्दीन है जिन्होंने सन 57 में मक्का मस्जिद की तारीखी मस्जिद के इमाम थे। मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मस्जिद में जुमे का खुतबा दिया और अवाम को अपने साथ लेकर सुल्तान बाजार में आज जो मौजूदा वुमेन्स डिग्री कॉलेज है, उनके साथ तुर्रेबाज खां थे। अंग्रेजों की रेजिडेंसी का दफ्तर था। मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, तुर्रेबाज खां ने अंग्रेजों से मुकाबला किया। अगर काला पानी की सजा सबसे पहले किसी ने काटी 30 साल, तो वो मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे। तुर्रेबाज खां के गले में एक वजन लकड़ी डाल दी जाती थी कि तुर्रेबाज खान कभी सो ना सके। तुर्रेबाज खान अंग्रेजों की हिरासत से फरार हुए तो तूपरान के पास सालार जंग ने, उनके सिपाहियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर तुर्रेबाज खां को पकड़ा और तुर्रेबाज खां को गोली मारकर शहीद कर दिया। मौजूदा सुल्तान बाजार के पास तुर्रेबाज खां की लाश कई दिन तक लटकी भी रही। हम इन लोगों के वारिस हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आज मोदी की आंख में आंख डालकर तिरंगा उठाकर अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकजहती हम क्यों कहते हैं? लोगों को एक करना है।
लोगों को एक करना है, दिलों को मिलाना है, मगर बीजेपी दिलों को तोड़ने का नाम, बीजेपी लोगों में नफरत पैदा करना चाहती है। और मैं आज खुलकर कह रहा हूं कि निजाम की हुकूमत थी और निजाम की हुकूमत में निजाम ने मंदिरों को पैसे दिए थे, निजाम ने मंदिरों को पैसे दिए थे। यादगीर गुट्टा की मंदिर को निजाम ने 82,000 दिए, श्री रामबाग मंदिर को 5,000 ये ग्रांट हर साल मिलता था, भद्राचलम की मंदिर को निजाम ने 50,000 दिए, श्री बालाजी टेम्पल को निजाम ने 8,000 रुपये दिए, और पुणे में एक भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है, निजाम ने पहले 20,000 रुपये दिए, उसके बाद 1,25,000 रुपये निजाम ने महाभारत के लिए दिए। निजाम के लिए थाली नहीं मारना है, बता रहा हूं, तारीख का हिस्सा है, तारीख का एक हिस्सा है। ये बीजेपी आरएसएस वाले हमको बोलते हैं निजाम से इनका ताल्लुक है, कासिम रजवी से इनका ताल्लुक है। अरे हमारा ताल्लुक निजाम से नहीं है, हमारा ताल्लुक मौलवी अलाउद्दीन से, तुर्रेबाज खान से, मुजाहिदीन आजादी से है। और फिर भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट को निजाम ने 1,25,000 रुपये दिए, तो उससे महाभारत का तर्जुमा हुआ। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मालविया साहब जिसको मोदी साहब बहुत चाहते हैं, वो भी आजादी के मुजाहिद हैं, हम उनकी कदर करते हैं, उनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शायद चांसलर या वाइस चांसलर महाराजा ऑफ बीकानेर थे, उन्होंने निजाम को खत लिखा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कुछ पैसे दीजिए, तो निजाम ने 35,000 रुपये दिए। फिर उसके बाद फिर कहा कि फिर पैसों की जरूरत है, तो निजाम ने 1,00,000 रुपये दिए। वो 1,00,000 आज के दौर में 5 करोड़ के बराबर है, बल्कि 7 करोड़ के बराबर है। सर सैयद अहमद आए थे हैदराबाद को, निजाम ने उनको दिए और कहा कि हर साल मैं तुमको इतने पैसे दूंगा। महबूब अली पाशा के दौर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार दिल्ली में जाकर महबूब अली पाशा से मिले, तो महबूब अली पाशा ने उनको पैसे दिए, अलीगढ़ में म्यूजियम उनके नाम से बनाया गया। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आपको यह भी जान, ये सीताराम बाग में मंदिर है, निजाम वहां पर 20 रुपये महाना देते थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सीवी रामन साहब, नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने खत लिखा निजाम को, तो निजाम ने उनको 1,00,000 रुपये दिए। अब बताइए आप कि भारत में इतने राजा रजवाड़े थे जो आज भाजपा में हैं, बताओ तुमने क्या दिया? तुम भी जागीरदार थे, वहां जमहूरियत नहीं थी, राजा थे, तुमने कौन सा काम किया? बताओ बताओ, तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ है क्या? ग्वालियर के जो महाराजा, जो राजाओं का खानदान है, झांसी की रानी के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिए। बोलो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बोलेंगे, ग्वालियर की तारीख बयान करेंगे। कल अमित शाह आएंगे तो बोलेंगे निजाम, मंजलिस। फिर कल बोलेंगे चीखा मार मार के कासिम रजवी, मंजलिस। तो बोलो, ग्वालियर के राजाओं ने झांसी की रानी से बगावत की थी या नहीं की थी? बताओ। आप नहीं बोलेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी निजाम ने बनाई, तो जब निजाम ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई, तो उस उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एम्बलम आयन है, उसके ऊपर क्या लिखा निजाम ने? हिंदी में निजाम ने लिखा
तमोसोमा ज्योतिरगमय, यानी आप जो उपनिषद को जानते हैं वो मुझसे अच्छी तरह उसको बयान तलफ्फुज में बोल सकेंगे। उसके माने यह है कि हमको अंधेरे से निकालकर रोशनी में लेकर आ। ये उपनिषद की एक उसमें से निजाम ने लिखा जब लोगो बनाया गया था उस्मान यूनिवर्सिटी का। फिर हिंदी में तेलुगु में निजाम ने लिखा कि विश्वविद्यालय, फिर अंग्रेजी में उस्मान यूनिवर्सिटी। ये उस्मान यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाई जाती थी मगर अंग्रेजी कंपलसरी पढ़ना पड़ता था। आपको मालूम दुनिया में सबसे पहले अंग्रेजी की कुरान किसने छापी? पिकथाल ने। और उसका पैसा कौन दिए? निजाम दिए थे। मैं निजाम की तारीफ में नहीं बोल रहा हूं मगर तारीख को बयान कर रहा हूं। कोई बोलेगा कि मुझे मुगल पसंद नहीं है, ठीक है तुमको पसंद नहीं है मगर तुम ताजमहल जाके देखते नहीं देखते? बीजेपी को मुगलों से नफरत है मगर लाल किले पर मोदी झंडा लहराते हैं। बीजेपी को निजाम से नफरत है मगर बरसों गंडी पेट हिमायत सागर का पानी हम तमाम पिए। बीजेपी को निजाम से नफरत है मगर उस्मानिया में दिमाग का इलाज भी करवाए। ये तारीख का हिस्सा है, इसको मैं नहीं बदल सकता। मैं आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आप तमाम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, मगर बीजेपी इस तरह उसको तोड़ मोड़ कर पेश करती है कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था। अच्छा, 1908 में हैदराबाद में सैलाब आया था, सैलाब। अगर आप सिद्धियंबर बाजार जाएंगे ना कभी, मालूम सिद्धियंबर बाजार कहां पर है? तो वहां एक मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर एक निशान है, देखो आप, वो बोलेंगे यहां तक पानी आ गया था। सिद्धियंबर बाजार में मस्जिद है, जाकर देखो आप। तो उसके बाद महबूब अली पाशा को हमारे ब्राह्मण भाइयों ने कहा कि महबूब अली पाशा आप मूसा नदी में उतरिए और जो हमारे आलाजाद के हिंदू भाई जो जनेऊ पहनते हो, कहिए वो तागा पहनकर आप नदी में कुछ वो उसको पेश करिए। महबूब अली पाशा वो भी किए। बोलो अमित शाह, ये भी तो बोलो कला पा रहे हैं, इसके ऊपर नहीं बोलेंगे। उसके बाद अजंता के एलोरा अजंता मालूम, तुम लोगों को खाली फोन मालूम। लाख रुपए मंजूर करके इटली से माहिरीन को बुलाया था जनता के पेंटिंगों को बचाने के लिए, वो भी तो बोलो। जो गलती किए तो गलत है, जो काम किए तो काम कहे, बोलो। और उसके बाद मेरे अजीज दोस्तों, हैदराबाद में निजाम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? महाराजा किशन प्रसाद कायस थे। उनका तखल्लुस शाद था, जो अंग्रेजी में कहते कि नॉम डी प्लूम। महाराजा किशन प्रसाद का एक शेर आपके सामने पढ़ता हूं। उस जमाने में मोहब्बत देखो हिंदू और मुसलमानों में। महाराजा किशन प्रसाद ने कहा, अपना शेर, एक मशहूर शेर पढ़ा, काफिर हूं कि मोमिन हूं, खुदा जाने मैं क्या हूं। काफिर हूं या मोमिन हूं, खुदा जाने मैं क्या हूं। मैं बंदा हूं उनका जो है सुल्तान मदीना। ये राजा किशन प्रसाद ने लिखा था। बोलो बाजपेयी, ये भी तो बोलो। नहीं बोलेंगे, नहीं, सिर्फ कासिम रजवी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, निजाम। अरे ये तारीख तुमको नहीं मालूम हैदराबाद की, तुमको तारीख बोलना पड़ेगा। अच्छा, आपको मालूम है खुर्शीद जिया की जोड़ी अपने ओल्ड सिटी में है, क्रिकेट मैच खेले होंगे वहां पर आप लोग। वहां पर खुर्शीद जाही फैमिली वाले नाग पंचमी त्योहार को बड़ी जोशो खरोश से मनाते थे।
नाग पंचमी त्योहार हिंदू भाइयों का है। मालवाला पैलेस में जब 11 रबीउल अव्वल आती तो उसको चरागों से रोशन करते किशन प्रसाद। ये मोहब्बत थी। और फिर उसके बाद मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि 1911 में निजाम ने फांसी की सजा खत्म कर दी। 1911 में कैपिटल पनिशमेंट नहीं था। निजाम कॉलेज किसने बनाया? इमदादुल मुल्क ने। उसके प्रिंसिपल कौन थे? उसके प्रिंसिपल थे डॉक्टर अघोरानाथ चट्टोपाध्याय। ये कौन थे? सरोजनी नायडू के वालिद थे। सरोजनी नायडू हैदराबाद की अजीम मुजाहिद आजादी थी। लंदन को पढ़ने के लिए गई तो निजाम ने फरमान जारी किया कि लो स्कॉलरशिप लो। निजाम ने अंबेडकर से कहा था कि आप आकर यहां के जज बनो। बास जगह लिखा गया कि निजाम ने अंबेडकर के इंस्टीट्यूट को जमीन भी दी। वो देखना पड़ेगा, शायद जो लोग जो जानते हैं वो बता सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है। ये तारीख को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता तारीख को। मगर जो तारीख में हुआ कि भारत का हिस्सा हैदराबाद बना, तो याद रखो हैदराबाद के बगैर भारत अधूरा है। और हैदराबाद भारत के बगैर अधूरा है। ये चीज समझने की जरूरत है। अब हम कब मुखालिफ थे? नहीं, जब 17 सितंबर ने मंजलिस बोलती नहीं मनाना, हम नहीं मनाना। अरे तुम थे का बाबा, तुम तो चूहे की बिल में छुपे हुए थे, सांप की बिल में छुपे हुए थे। हम जब भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। सन 57 की जंग आजादी में आरएसएस नहीं थी, बीजेपी नहीं थी। 47 में मुल्क आजाद हुआ, कुछ भी नहीं। 48 में पुलिस एक्शन हुआ, कुछ भी नहीं। मगर अब इन्हों बांकड़े पहलान आके नहीं, मैं वफादार, मैं वफादार। देख लिए एक झलक आज की। आप लोग थके? मजा आया? सुन लो। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। क्या आप तमाम लोग खुश नहीं हैं कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना? आइए जोर से बोलो, बहरे हैं हम लोग। और जोर से नारा लगा के बोलो, भारत भारत। शायद पहुंच गए होंगी दीवानों भारों को। कुछ सुनाई नहीं देता उन लोगों को। खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माहिर है, जो आ गया व्हाट्सएप में पढ़ लेते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम क्या बोलते हैं कि जब तारीख है, तारीख में यह भी हुआ, तारीख में यह भी हुआ। कितने बजे अज़ान है? 5 बजे से पहले खत्म करेंगे। तारीख में यह भी हुआ कि जब मुल्क आजाद हो गया तो निजाम ने बहुत बड़ी गलती की। 7वें निजाम ने गलती की, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 7वें निजाम ने हिमाकत की। निजाम के साथ वॉल्टर माउंटेन ने गद्दारी की और उनके साथ जो उनकी काउंसिल के मिनिस्टर थे, उन तमाम ने गलत मशवरे दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, निजाम को भारत में उस वक्त जो हुकूमत बनी आजादी के बाद, उस वक्त उनको एक एग्रीमेंट दिया गया था। 15 जून 1948 को एग्रीमेंट दिया गया था। उस एग्रीमेंट में निजाम को हैदराबाद की रियासत के लिए इतनी रियायतें दी गई थी। क्या हुआ?
17 जून 1948 को जो फाइनल ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिया गया था, निजाम पीछे हट गए उससे। अगर वो एग्रीमेंट ले लेते निजाम तो पुलिस एक्शन नहीं होता था, ऑपरेशन पोलो नहीं होता था, मगर निजाम को सब्ज बाग दिखाया गया। उसमें कासिम रजवी ने भी सब्ज बाग दिखाया, वॉल्टर मॉन्कटन ने भी दिखाया, निजाम के जो वजीर थे उन, बल्कि मैं तारीख में पढ़ा हूं कि माउंटबेटन देहरादून जाकर उस वक्त के डिप्टी प्राइम मुलाकात करके ये ड्राफ्ट बताए और कहा कि इसको कबूल कर लो। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कबूल किए, मगर निजाम मुकर गए उससे, बोले नहीं इसमें और 3 चीजें इजाफा करो। आपको मालूम निजाम को कोई मशवरा दिया था कि आप गोवा को खरीद लो, गोवा को खरीद लो। तो उस वक्त के अंग्रेजों के वायसराय ने कहा तुम गोवा तुम्हारे को पुर्तगाली के पास है, वो नहीं बेचेंगे। तो किसी ने कहा नहीं नहीं हम उनको समझा लेंगे, जैसा अपने पास होता ना, आप फिक्र मत करो हम समझा लेते हो, उसको उन्हें समझता ही नहीं उन्हें। अरे वो फिक्र मत करो मैं समझा लेता हूं, उन्हें समझता ही नहीं। तो पुर्तगाली, तो उस वक्त के वायसराय ने एक कागज पर उतार कर बताया ये हैदराबाद रियासत है और यहां गोवा है, इतने बीच में आपको भारत के इलाके से जाना पड़ेगा, आपको कहां परमिशन मिलेगा। इस तरह की बातें होती थी कि गोवा खरीद लेंगे। और आपको मालूम हैदराबाद में पुलिस एक्शन का जिम्मेदार बहुत से लोग हैं, जिसमें जिन्ना भी शामिल है, मोहम्मद अली जिन्ना ने, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना को 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन लाहौर गए और जाकर उनसे कहा कि जिन्ना हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ में प्लेबिसाइट करा देंगे। तो जिन्ना ने इनकार किया कि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर में प्लेबिसाइट कराएंगे। जिन्ना ने इनकार कर दिया। जिन्ना ने कहा कि मैं मंजूर नहीं करता हूं, जबकि जिन्ना भोपाल के नवाब से कह दिए थे कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जब 4 अगस्त 47 को जिन्ना दिल्ली से पाकिस्तान अब जा रहे थे, तो हैदराबाद की निजाम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जाकर जिन्ना से मिला। तो जिन्ना ने क्या कहा मालूम उनको? उस्मान अली खान से कह दो कि वो शहीद हो जाएं, मर जाएं। इस तरह की बात जिन्ना ने निजाम के ताल्लुक कैसे कहा? निजाम के तक कहा कि आप निजाम से बोल दो कि अगर बंदूक में गोलियां नहीं है, जरूरत नहीं है, टैंक में पेट्रोल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, निजाम को बोलो शहीद हो जाओ। 1 करोड़ 60 लाख, 1 लाख रकबा मील पर की बड़ी रियासत के ताल्लुक से जिन्ना ने यह कहा। जिन्ना ये चाहते थे कि हमेशा हैदराबाद में गवर्नर होती रहे। ये तारीख आपको बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो सके मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर उसके बाद क्या हुआ? 17 सितंबर को पुलिस एक्शन हुआ। और पुलिस एक्शन जब हुआ, पुलिस एक्शन में तबाही और बर्बादी, लूटम लाट, औरतों की अस्मत रेजी, बौलियां भर गई थी औरतों की लाशों से। तो पंडित नेहरू वजीर आजम थे, उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंडित सुंदर लाल की एक कमेटी को भेजा कि हैदराबाद जाओ और जाकर मालूम करो कि क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं। तो पंडित सुंदर लाल के साथ काजी अब्दुल गफ्फार भी थे। वो हैदराबाद को आए। कब आए हैदराबाद को? हैदराबाद को आए 29 नवंबर 1948 को। 21 दिसंबर तक हैदराबाद की रियासत में रहे। 16 जिलों में से 9 जिलों में उन्हें दौरा किया। 7 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गए, 21 शहर में गए, 23 गांव में गए और रिपोर्ट बनाकर पंडित सुंदर लाल ने लिख कर दिया नेहरू को, मरकजी हुकूमत को,
कि हैदराबाद में 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। 40,000, 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। हम यही बोलते हैं कि आप उस रिपोर्ट को बताओ, मान लो उसको। ये मेरी रिपोर्ट नहीं थी, ये निजाम की भी रिपोर्ट नहीं थी, ये तो नेहरू ने पंडित सुंदरलाल को भिजाया था और उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि बौलियां भर गई थी। एक बौली से तो बच्चे, जब लाशें निकाली गई तो बुरखे में एक औरत है और उसके सीने से लगा हुआ उसके बेटे की लाश भी निकली। ये तारीख है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप मानो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को, मैंने पढ़ा पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को। नेहरू मेमोरियल में दिल्ली में आज भी चले जाओ, रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। बताओ भाजपा वालों, क्या तुम मानोगे इस रिपोर्ट को? ये रिपोर्ट है तो उस वक्त हैदराबाद में ये तमाम मुखालिफिन बोले नहीं नहीं ये रिपोर्ट गलत है। हैदराबाद में कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता था क्योंकि मिलिट्री थी। कैसे अंदर आ गए पंडित सुंदरलाल? उनको स्पेशल परमिशन मिला। मिलिट्री के जनरल जेएन चौधरी थे, चौधरी साहब थे, उन्होंने उनके साथ दौरा किया। वो रिपोर्ट है आज भी, मगर तुम नौजवान पढ़ते नहीं हो। जब से ये सेल फोन आया, लाइब्रेरियां और किताबें वीरान पड़ चुकी हैं। तुमको सिर्फ सेल फोन पे टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से मोहब्बत है नौजवानों, तुमको तारीख पढ़ने से मोहब्बत नहीं है। तारीख पढ़ो नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा रहने वाला है। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी गई। अच्छा, फिर ये बोलते नहीं रिपोर्ट झूठ है, रिपोर्ट सच है। और रिपोर्ट की सच्चाई की एक बात आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, सुन लो आप। किसने कहा था ये देख लो आप। नेहरू ने, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, नेहरू ने चौधरी को 27 दिसंबर 1948 को लिखा। अब जिसको अंग्रेजी आती जरा समझ जाइए, मैं मुख्तसर से तर्जुमा कर दूंगा। नेहरू ने लिखा कि हैदराबाद इज अ बिग एंड टिकलिश प्रॉब्लम बाय इटसेल्फ. It becomes even more important from it are all India implications and even some international implications. It has become the touchstone of our treatment of the minorities, more especially the Muslims. Whatever the facts might be, there can be no doubt that Muslims not only in Hyderabad but outside believe that the Hindus of Hyderabad, or some of them, have behaved very badly towards the Muslims after the surrender. The Muslims of Hyderabad are completely down and out. To some extent, this is inevitable because they have suddenly lost the dominating position they had. They cannot get back, but it is highly desirable from the larger point of view to treat them as generously as possible and to make them feel that they have a definite place in the scheme of things. The solution of our minority problem largely depends upon the issue in Hyderabad. फिर नेहरू आगे लिखते हैं, for various reasons Hyderabad has had a particular place in the Middle Eastern countries. This was partly due to certain benefaction that the Nizam's government used to give. For this and other reasons, these Middle Eastern countries took a great deal of interest in Hyderabad. Even other countries in Europe and in America have taken a keen interest. We function thus in Hyderabad on the world stage, and the whole question of our treatment of minorities is the issue. Pakistan, of course, will make the most of anything it can get hold of against us. फिर आगे नेहरू ने लिखा, a very large number of Muslims in Hyderabad depended on government employment. If they find that this is close to them, they will despair and probably take to communist methods. फिर नेहरू आगे लिखते हैं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचेगी कि नेहरू ने क्या कहा. नेहरू ने कहा कि my own impression is that much of the trouble in Hyderabad on the part of Hindus was due to the Arya Samaj elements as well as certain RSS elements. The Arya Samaj in Hyderabad has been for many past years a very troublesome body and has done a lot of mischief. The Hindu Mahasabha, also as usually functioning from Maharashtra, has done the same in past years and added to the political and communal difficulties. These elements will no doubt
try their best in the present circumstances to carry on their old ways, but with added vigor. This should be watched carefully. I gather an impression, how far it is correct I do not know, that the retaliation or whatever it was against the Muslims took place far more, had relatively suffered less from the Razakar atrocities. If this is true, this leads me to think that the special elements from inside Hyderabad or outside were largely responsible for their misdeeds. ये कहां पे बोला नेहरू ने? SWJN वॉल्यूम 9 पेज नंबर 275 276. ये नेहरू ने कहा. ये बोलते, अच्छा फिर ये सबके सब बोलते हैं कि मुसलमान पुलिस सेक्शन से पहले मुसलमानों में रजाकारों ने भी हिंदुओं पर जुल्म किया और हिंदू भाइयों की तरफ से भी मुसलमानों पर जुल्म हुआ. ये कोई इनकार नहीं कर सकता, ये तारीख का हिस्सा है. पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट से कह रहा हूं मैं. अगर बयान करूंगा, पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट पढ़ूंगा, तो तुम यहां से रोते हुए नहीं जाओगे, हिचकियां लेकर जाओगे अपने घरों को. अगर मैं पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट के 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा तो पूरा मजमा हिचकियां लेकर अपने घरों को जाएगा. मगर मैं तुमको रुलाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुमको उम्मीद देना चाह रहा हूं कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना, वो हमारे लिए फख्र का और हमारे लिए खुशी की मिसाल है. हम उस खुशी को बरकरार रखेंगे. इसीलिए हम कहते हैं कि पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को पढ़ो. और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया. हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, अपने गांवों में, घरों में भी रखा. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो मिसाल हमको पेश करना है. और यह भी मालूम हुआ कि शोलापुर में दलितों की जमीन थी. दुर्रा लोगों ने दलितों की जमीन छीन ली, उन पर जुल्म किया. बताओ कौन थे वो लोग? वो दुर्रा लोग कौन थे? बोलो मेरे को. आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस जमाने में बल्कि जब एक तारीखी चीज मैं भूल गया, आपको बताऊंगा. जब निजाम हुकूमत हिंद से बात कर रहे थे तो जमात इस्लामी के बानी मौलाना मौदूदी ने एक खत लिखा कासिम रजवी को. 25 दिसंबर 1947 को मौलाना बुलाला मौदूदी ने पाकिस्तान से खत लिखा कासिम रजवी को और कहा कि अगर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होगा कासिम रजवी, तो सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का होगा. मौलाना मौदूदी ने अपने खत में लिखा कि एग्रीमेंट करो, हुकूक हासिल करो मुसलमानों के लिए, तालीमी, समाजी, उनके तहफ्फुज के लिए एग्रीमेंट करो. मगर कासिम रजवी तैयार नहीं थे. कासिम रजवी को एक जुनून चढ़ चुका था. कासिम रजवी ने तकरीर करके कहा कि मैं दिल्ली के लाल किले पर सल्तने आसिफ जाही का झंडा लहराऊंगा. ये कोई बात है? कोई अज़ान हो रही, एक अज़ान के लिए रुकते हैं, फिर तकरीर करूंगा.
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना मौदूदी साहब का खत यादों के खतूत जो मौलाना मोहम्मद यूनुस ने लिखा उसमें मिल जाएगा। फिर पुलिस एक्शन के बाद उस वक्त के जमीयत उलमा के सदर मौलाना हमीदुद्दीन साहब नेहरू को खत लिखे जिसमें उन्होंने कहा कि 50,000 लोग बेघर हो चुके हैं, 1 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिससे बड़ी तादाद मुस्लिम अक़लियत की थी। ये तारीख में है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम यही कह रहे हैं कि पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट को मानो। हम मानते हैं कि जुल्म हुआ, हिंदुओं पर भी हुआ, मुसलमानों पर भी हुआ, मगर जख्मों को किरोदने का काम नहीं करना है, जख्मों को हमेशा के लिए बंद कर देने का है। और एक बात याद रखिए कि अगर हम इसी तरह अगर भाजपा नफरत को फैलाती रहेगी बीजेपी, तो फिर नफरत से नफरत बढ़ेगी और फिर मोहब्बत का खात्मा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी बरसरे इख्तिदार जमात है, वो नफरत को नहीं फैलाएगी, बल्कि पुलिस एक्शन में निजलिंगप्पा की एक किताब है, 17 लाख रुपए बैंक से कौन लूटे थे, 17 लाख रुपए बैंक से लूट लेके बड़े बड़े एक पार्टी के लीडर एक दूसरे में लड़ लिए। वो हैदराबाद में बोलते ना, चोरा चोरा गांव मिलके बांट के खा लिए। 17 लाख रुपए लूटे। किताब पढ़ो निजलिंगप्पा की। और जो लोग उस वक्त कहते थे कि हैदराबाद हमारे पेट में अल्सर है, आज बीजेपी कहती है कि हैदराबाद हमारे पेट में अल्सर है। याद रखो, ये अल्सर नहीं है, ये जड़ी बूटी है। पूरे बीमारियों का इलाज हमारे पास है। हमारे पास पूरे बीमारियों का इलाज है। बहुत आए थे ना पुराने शहर को, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, मट्ठी कुछ भी नहीं हुआ। अमित शाह आए, योगी आए, बाबा आए, कौन कौन आए, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने, हमने मिलकर मुत्तहिद रहे। इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर हमने उसको जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की करने की कोशिश किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जेल का राजा बन के बैठा है। यह आपका इत्तेहाद था, यह आपका इत्तेहाद था। यह हमने हैदराबाद की फिजाओं को पुरअमन रखा और हैदराबाद की फिजाओं में हमने फसाद, जो लोग बर्पा करना चाहते थे बीजेपी वाले, उनको फसाद करने नहीं दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। लाखों की तादाद में मुसलमान जम्मू में मरे, उसका भी इकरार नहीं होता। आपको मालूम कि 62 में चीन से जंग हुई तो कलकत्ता में चीनी रहते थे, भारत के थे। हजारों की तादाद में उन चीनियों को जो भारत के थे, राजस्थान ले जाकर जेल में डाल दिया गया उनको, उसका भी इकरार नहीं होता। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को जो हुकूमत कर रहे हैं, जम्मू के मुसलमानों के कत्लेआम को मानो। आप, जम्मू के राजा ने जम्मू के मुसलमानों का कत्लेआम किया था। और अगर तुमको यकीन नहीं है असदुद्दीन अवैसी की बात का, तो सुनो ये किसने कहा था और कब कहा था। ये क्या कहा था कि महात्मा गांधी ने 27 नवंबर 1947 को गांधी ने कहा था, क्या कहा था गांधी ने? गांधी referred to the considerable excesses by the Hindus in Jammu. This has not been fully reported in the newspapers. M.K. Gandhi, 1984, page 115. On 25th December 1947, Gandhi held Maharaja Hari Singh responsible. और आज नरेंद्र मोदी की सरकार
उस राजा की खुशी में छुट्टी का ऐलान करती है। उस राजा की खुशी में बताओ तुम कैसे गांधी के चाहने वाले हो कि गांधी ने कहा, गांधी हेल्ड महाराजा हरि सिंह रेस्पॉन्सिबल, he elaborated a large number of Muslims have been killed there and Muslims women, और गांधी ने कहा मुस्लिम खवातीन के बारे में have been dishonored. The Maharaja should clearly say that he is no longer the ruler. It is the Muslims of Kashmir who are the real rulers and they may, ये गांधी ने कहा था। तो जिसने जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम करवाया उस राजा के लिए छुट्टी का ऐलान करती है, जिसको गांधी ने कहा था कि वो जिम्मेदार है, मगर उसका कोई जिक्र नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से ही गुजारिश है कि जब उदयपुर में उस कन्हैया लाल को दो पागलों ने, अहमकों ने एक जानवर की हरकत करके एक कन्हैया लाल की गर्दन काट दी, उसका कत्ल किया, तो उसके बाद टीवी मीडिया पर ये लोग बोलना शुरू कर दिए, कुरान जो है इनको कत्ल करने के लिए कहता है। बोलते ना, देखा होगा, अरे ये तो कुरान बोलते हैं, इनके प्रॉफेट मोहम्मद के नौजुबिल्ला हदीसों को गलत कोट कर दिए। अब मैं आज के जलसे में अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं एक किताब पढ़ा हूं। उस किताब का नाम है नाथूराम गोडसे की किताब। उस किताब में उसने लिखा कि मैं गांधी को क्यों कत्ल किया। गोडसे जब फांसी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे नाथूराम गोडसे को और आप्टे को, तो गोडसे ने अखंड भारत अमर रहे, वंदे मातरम पढ़ा और कहा, गाना गाया, नमस्ते सदा वत्सले। अब यही नमस्ते सदा वत्सले आरएसएस के लोग अपनी रोज सुबह से शुरू करते। नमस्ते सदा वत्सले, तो क्या मैं भी उंगली उठाऊं? मैं भी उंगली उठाऊं तुम पर? और जब गोडसे को फांसी दी जा रही थी तो गोडसे ने अपनी मां को अब खत लिखा। खत लिखकर गोडसे ने गीता और महाभारत के वाकयात को लिखा और कहा कि गांधी के कत्ल को उसने जस्टिफाई किया। तो हर दहशतगर्द जब किसी का कत्ल करता है तो उसकी कत्ल और गारतगिरी को, दीन को, किसी मजहब के किताबों को इस्तेमाल करके जस्टिफाई करता है। तो बोलो गोडसे ने जब कहा यह सच था या गलत था? नहीं बोलेंगे। गोडसे ने जब उसको फांसी दी जा रही थी तो गोडसे के दोस्त करकरे और गोपाल उससे फांसी से एक दिन पहले आके मिले और आकर गोडसे ने उनसे कहा कि कौन सी किताब पढ़ो। बोलो टीवी चैनल वालों, बोलो, दो जालिमों ने हरकत की कन्हैया लाल से, तुमने इस्लाम पर उंगलियां उठाई। बताओ, गोडसे की जब बात आती तो क्या गोडसे तुम्हारा दामाद होने वाला था या बेटा था? गोडसे की मोहब्बत में दीवाने हो जाते और तुम ये समझ रहे कि हम नहीं पढ़ते। गोडसे ने क्या क्या किया अगर मैं बयान करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये नाथूराम गोडसे जिसने एक जई में गोलियां दाग दी आप्टे के साथ, और ये सब चीजें हैं। और गोडसे ने क्या कहा था? गोडसे ने शिमला में हाई कोर्ट में केस अपील चल रही थी। गोडसे ने 5 घंटे तकरीर की कोर्ट के सामने, और गोडसे ने क्या कहा? बार बार गोडसे हैदराबाद का नाम ले रहा था और गोडसे ने कहा कि गांधी बुज़दिल है, गांधी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए रोजा रखता है, गांधी को मारना जरूरी है। और गोडसे ने कहा कि अगर गांधी जिंदा रहता तो गांधी कासिम रजवी को अपना बेटा बना लेते। हम तो नहीं बोले कासिम रजवी को, गोडसे ने कहा। ये छुपा सकते आप इस बातों को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप तारीख को पढ़िए और याद रखिए, फख्र से कहिए कि हमारा ताल्लुक उस पुरानी मंजलिस से नहीं है, हमारा ताल्लुक कासिम रजवी से नहीं है, हमारा ताल्लुक रजाकारों से नहीं है,
ये हमारी मजलिस है जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से ताकतवर बनाया। ये हमारी मजलिस है जो भारत के संविधान के तहत गरीब और मजलूमों के हुकूक के लिए लड़ रही है। बल्कि फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस के अहिया के बाद उसको हिंदुस्तान के दस्तूर के ताबे करके फिसल मंडे के जलसे में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा था कि मेरा काम भी यह भी होगा कि मैं हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करूंगा। अब्दुल वाहिद ओवैसी की तकरीर आज भी है। मगर आज आप देखते हैं अजीज दोस्तों, हम तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन, ये हमारे लिए हम इनके जानशीन हैं। ये तमाम लोग बोलते रहेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये एकजहती का दिन है और एकजहती के तौर पर इसको मनाना चाहिए। और हमने बता दिया कि अगर हम एक जुलूस निकालते हैं, जब रोड पर निकलते हैं, तिरंगा लेकर कोई 100-200 नहीं आते। अब ये बीजेपी वाले पकड़ आजा 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 इधर से पकड़, इधर। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको कोई दिए कुछ? आप मुल्क की मोहब्बत में आए, तिरंगे की मोहब्बत में आए, बस हो गया काम। अब अमित शाह की मीटिंग में गाड़ियां भी आते हैं, 16 तू 16। हमको तेलंगाना को, हैदराबाद को बचाना है और हैदराबाद की तहजीब को जिंदा रखना है। हैदराबाद की तहजीब को जिंदा रखना। हैदराबाद की तहजीब में अदब, तमद्दुन में, उसमें इखलास, जबान में मिठास, भाईचारगी, हिंदू मुसलमान दलितों से मोहब्बत, ये हैदराबाद की तहजीब है मेरे दोस्तों। इस तहजीब को आपको जिंदा रखना है। अल्लाह आपके इत्तेहाद को सलामत रखे और इंशाअल्लाह ताला आप और हम मिलकर बीजेपी आरएसएस से जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। पूरों का साथ है ना मेरे भाई? जरा जोर से बोलो तो मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर, हिंदुस्तान, भारत, भारत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम के खिताब के बाद जलसे की बर्खास्ती का ऐलान किया जाता है। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए और अपील की जाती है कि बताए कल हाँ करेंगे कल इंदिरा पार्क एनटीआर स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव भी तवा जलसा रखे। तो अगर आपको मौका मिला तो आइए, जरा आ जाइए थोड़ी देर के लिए। केसीआर भी खुश हो जाएंगे अपने को देख के। जरा आइए, हजारों की तादाद में आइए। और मैं चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से रखा। और हम देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम अंबेडकर के नाम से रखो। आपको मंजूर है? तो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से रखना है। मोदी जी रखेंगे या चीता की तरह तेज चले जाएंगे नहीं मालूम। बहरहाल पुरअमन वापस जाइए और इंशाअल्लाह कल और हाँ